मेरी नौका ने स्नानघाट की टूटी फूटी सीढ़ियों के समीप लंगर डाला। सूर्यास्त हो चुका था। नाविक नौका के तख्ते पर ही मगरिब, सूर्यास्त की नमाज अदा करने लगा। प्रत्येक सजदे के पश्चात उसकी काली छाया सिंदूरी आकाश के नीचे एक चमक के समान खिंच जाती। नदी के किनारे एक जीर्णशीर्ण इमारत खड़ी थी, जिसका छज्जा इस प्रकार झुका हुआ था कि उसके गिर पड़ने की हर घड़ी भारी शंका रहती थी। उसके द्वारों और खिड़कियों के किवाड़ बहुत पुराने और ढीले हो चुके थे और शून्यता छाई हुई थी। उस शून्य वातावरण में सहसा एक मनुष्य की आवाज मेरे कानों में सुनाई पड़ी और मैं कांप उठा। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो एक पीले, लंबे और वृद्ध मनुष्य की शक्ल दिखाई पड़ी, जिसकी हड्डियां निकली हुई थी। दुर्भाग्य के लक्षण सिर से पैर तक प्रकट हो रहे थे। वह मुझसे 2-4 सीढ़ियां ऊपर खड़ा था, सिल्क का मैला कोट और उसके नीचे एक मैली सी धोती बांधे हुए। उसका निर्बल शरीर, उतरा हुआ मुख और लड़खड़ाते हुए कदम बता रहे थे कि उस क्षुधा पीड़ित मनुष्य को शुद्ध वायु से अधिक भोजन की आवश्यकता है। मैं रांची से आ रहा हूँ। यह सुनकर वह मेरे बराबर उसी सीढ़ी पर आ बैठा। और आपका काम? व्यापार करता हूँ। काहे? इमारती लकड़ी, रेशम और त्रिफला का। आपका नाम क्या है? एक क्षण सोने के बाद मैंने उसे अपना एक बनावटी नाम बता दिया। वह अब मुझे एकटक देख रहा था। परंतु आपका यहाँ आना कैसे हुआ? केवल मनोरंजन के लिए या वायु परिवर्तन के लिए? मैंने कहा, वायु परिवर्तन के लिए। यह भी खूब कही। लगभग 6 वर्ष से प्रतिदिन यहाँ की ताजी वायु पेट भरकर खा रहा हूँ और साथ ही 15 ग्रेन कुनैन भी, परंतु अंतर कुछ नहीं हुआ। कोई लाभ दिखाई नहीं देता। तो रांची और यहाँ के जलवायु में तो पृथ्वी और आकाश का अंतर है, इसमें संदेह नहीं। किंतु आप यहाँ ठहरे किस स्थान पर? इसी मकान में। संभवत उस व्यक्ति को संदेह हो गया था कि मुझे उसके किसी गड़े हुए धन का कहीं से सुराग मिल गया है और मैं उस स्थान पर ठहरने के लिए नहीं, बल्कि उसके गड़े हुए धन पर अपना अधिकार जमाने आया हूँ। मकान की भलाई बुराई के संबंध में एक शब्द तक कहे बिना उसने अपने उस मकान के स्वामी की 15 साल पूर्व की एक कथा सुनानी आरंभ कर दी। उसकी गंजी खोपड़ी में गहरी और चमकदार काली आंखें मुझे कॉलरिज के पुराने नाविक का स्मरण करा रही थी। वह एक स्थानीय स्कूल में अध्यापक था। नाविक ने समाज से निवृत्त होकर रोटी बनानी आरंभ कर दी। सूर्यास्त होने के समय आकाश के सिंदूरी रंग पर अधिकार जमाने वाली अंधेरी में वह खंडहर भवन एक विचित्र सा भयावह दृश्य प्रदर्शित कर रहा था। मेरे पास सीढ़ी पर बैठे हुए उस दुबले और लंबे स्कूल मास्टर ने कहा, मेरे इस गांव में आने से लगभग 10 साल पूर्व एक व्यक्ति फणिभूषण सहाय इस मकान में रहता था। उसका चाचा दुर्गामोहन बिना अपने किसी उत्तराधिकारी के मर गया, जिसकी संपूर्ण संपत्ति और विस्तृत व्यापार का अकेला वही अधिकारी था। पाश्चात्य शिक्षा और नई सभ्यता का भूत फणिभूषण पर सवार था। कॉलेज में कई वर्षों तक शिक्षा प्राप्त कर चुका था। वह अंग्रेजों की भांति कोठी में जूता पहने फिरा करता था। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ये लोग उनके साथ कोई व्यापारिक रियायत देने के रवादार न थे। वे भली भांति जानते थे कि फणिभूषण आखिर को नए बंगाल की वायु में सांस ले रहा है। इसके अतिरिक्त एक और बला उसके सिर पर सवार थी, अर्थात उसकी पत्नी परम सुंदरी थी। यह सुंदर बला और पाश्चात्य शिक्षा दोनों उसके पीछे ऐसी पड़ी थी कि तौबा भली, खर्च सीमा से बाहर। तनिक शरीर गर्म हुआ और झट सरकारी डॉक्टर खटखट करते आ पहुंचे। विवाह संभवत आपका भी हो चुका है। आपको भी वास्तव में यह अनुभव हो गया है कि स्त्री कठोर स्वभाव वाले पति को सर्वदा पसंद करती है। वह अभागा व्यक्ति जो अपनी पत्नी के प्रेम से वंचित हो, यह न समझ बैठे कि वह इस संपत्ति से मालामाल नहीं या सौंदर्य से वंचित है। विश्वास कीजिए, वह अपनी सीमा से अधिक कोमल प्रकृति और प्रेम के कारण इसी दुर्भाग्य में फंसा हुआ है। मैंने इस विषय में खूब सोचा है और इस तथ्य पर पहुंचा हूँ, और यह है भी ठीक। पूछिए क्यों? लीजिए, इस प्रश्न का संक्षिप्त और विस्तृत उत्तर इस प्रकार है। यह तो आप अवश्य मानेंगे कि कोई भी व्यक्ति उस समय तक वास्तविक प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसे अपने जन्मजात विचार और स्वाभाविक योग्यताओं के प्रकट करने के लिए एक विस्तृत क्षेत्र प्राप्त न हो। हरिण को आपने देखा है, वह अपने सींगों को वृक्ष से रगड़कर आनंद प्राप्त करता है, नर्म और नाजुक केले के खंभे से नहीं।
सृष्टि के आरंभ से ही नारी जाति इस जंगली और कठोर स्वभाव पुरुष को जीतने के लिए विशेष ढंग सीखती चली आ रही है। यदि उसे पहले ही से आज्ञाकारी पति मिल जाए तो उसके वे आकर्षक हथकंडे जो उसको माँ और दादियों से बपौती रूप में मिले हैं और लंबे समय से निरंतर चलते रहने के कारण सीमा से अधिक सत्य भी सिद्ध हुए हैं, न केवल बेकार रह जाते हैं बल्कि स्त्री को भारस्वरूप मालूम होने लगते हैं। स्त्री अपने आकर्षक सौंदर्य के बल पर पुरुष का प्रेम और उसकी आज्ञाकारिता प्राप्त करना चाहती है, किंतु जो पति स्वयं ही उनके सौंदर्य के सामने झुक जाए वह वास्तव में दुर्भाग्यशाली होता है और उससे अधिक उसकी पत्नी। वर्तमान सभ्यता ने ईश्वर प्रदत्त उपहार अर्थात पुरुष की सुंदर कठोरता उससे छीन ली है। पुरुष ने अपनी निर्बलता से स्त्री के दाम्पत्य बंधन को बड़ी सीमा तक ढीला कर दिया है। मेरी इस कहानी का अभागा फणिभूषण भी इस नवीन सभ्यता की छलना से छला हुआ था और यही कारण था कि न वह अपने व्यापार में सफल था और न गृहस्थ जीवन से संतुष्ट। यदि एक और वह अपने व्यापार में लाभ से बेखबर था तो दूसरी ओर अपनी पत्नी के पतित्वाधिकार से वंचित। फणिभूषण की पत्नी मणिमल्लिका को प्रेम और विलास सामग्री बेमांगे मिली थी। उसे सुंदर और बहुमूल्य साड़ियों के लिए अनन्य विनय तो क्या पति से कहने की आवश्यकता न होती थी। सोने के आभूषणों के लिए उसे झुकना न पड़ता था, इसलिए उसके स्त्रियोचित स्वभाव को आज्ञा देने वाले स्वर का जीवन में कभी आभास न हुआ था। यही कारण था कि वह अपनी प्रेममय भावनाओं में आवेश की स्थिति उत्पन्न न कर पाती थी। उसके कान लो स्वीकार करो के मधुर शब्दों से परिचित थे, किंतु उसके होंठ लाओ और दो से सर्वथा अपरिचित। उसके सीधे स्वभाव का पति इस मिथ्या भावना की कहावत से प्रसन्न था कि कर्म किए जाओ, फल की कामना मत करो, तुम्हारा परिश्रम कभी अकारत नहीं जाएगा। वह इसी मिथ्या भावना के पीछे हाथ पैर मारे जा रहा था। परिणाम यह हुआ कि उसकी पत्नी उसे ऐसी मशीन समझने लगी जो बिना चलाए चलती है, स्वयं ही बिना कुछ कष्ट किए सुंदर साड़ियां और बहुमूल्य आभूषण बनाकर उसके कदमों पर डालती रहती। उसके पुर्जे इतने शक्तिशाली और टिकाऊ थे कि कभी भी उसको तेल देने की आवश्यकता न होती। फणिभूषण की जन्मभूमि और रहने का स्थान समीप ही एक देहात का गांव था, किंतु उसके चाचा के व्यापार का मुख्य स्थान यही शहर था। इसी कारण उसकी आयु का अधिक भाग यही व्यतीत हुआ था। माँ मर चुकी थी, किंतु मौसी और मामियाँ आदि ईश्वर की कृपा से विद्यमान थी, परंतु वह विवाह के बाद ही फौरन मणिमल्लिका को अपने साथ ले आया। उसने विवाह अपने सुख के लिए किया था, न कि अपने संबंधियों की सेवा के लिए। पत्नी और उसके अधिकारों में पृथ्वी आकाश का अंतर है। पत्नी को प्राप्त कर लेना और फिर उसकी देखभाल करना उसको अपना बनाने के लिए काफी नहीं हुआ करता। मणिमल्लिका सोसाइटी की अधिक भक्त न थी, इसलिए व्यर्थ का खर्च भी न करती थी, बल्कि इसके प्रतिकूल बड़ी सावधानी रखने वाली थी। जो उपहार फणिभूषण उसको एक बार ला देता, फिर क्या मजाल कि उसको हवा भी लग जाए, वह सावधानी से सब रख दिया जाता। कभी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी पड़ोसिन को उसने भोजन पर बुलाया हो। वह उपहार या भेंट लेने देने के पक्ष में भी न थी। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि 24 साल की आयु में भी मणिमल्लिका 14 वर्ष की सुंदर युवती दिखाई देती थी। ऐसा प्रतीत होता मानो उसका रूपलावण्य केवल स्थायी ही नहीं बल्कि चिरस्थायी रहने वाला है। मणिमल्लिका के पार्श्व में हृदय न था, बर्फ का टुकड़ा था जिस पर प्रेम की तनिक भी तपन न पहुंची थी। फिर वह पिघलता क्यों और उसका यौवन ढलता किस प्रकार? जो वृक्ष पत्तों से लदा होता है प्राय फल से वंचित रहता है। मणिमल्लिका का सौंदर्य भी फलहीन था। वह संतानहीन थी, रखाव और व्यक्तिगत देखरेख करती भी तो काहे की? वह सारा ध्यान अपने आभूषणों पर ही केंद्रित था। संतान होती तो वसंत की मीठी मीठी धूप की भांति उसके बर्फ के हृदय को पिघलाती और वह निर्मल जल उसके दाम्पत्य जीवन के मुरझाए हुए वृक्ष को हरा कर देता। मणिमल्लिका गृहस्थ के कामकाज और परिश्रम से भी न कतराती थी। जो काम वह स्वयं कर सकती उसका पारिश्रमिक देना उसे खलता था। दूसरों के कष्ट का न उसे ध्यान था और न नाते रिश्तेदारों की चिंता को अपने काम से काम था। इस शांत जीवन के कारण वह स्वस्थ और सुखी थी। न कभी चिंता होती थी, न कोई कष्ट। प्राय पति इसे संतोष तो क्या सौभाग्य समझेंगे, क्योंकि जो पत्नी हर समय फरमाइशें लेकर पति की छाती पर चढ़ती रहे वह सारे गृहस्थ के लिए एक रोग सिद्ध होती है।
कम से कम मेरी तो यही सम्मति है कि सीमा से बढ़ा हुआ प्रेम पत्नी के लिए संभवत गौरव की बात हो, किंतु पति के लिए एक विपत्ति से कम। सोचिए तो सही कि क्या पुरुष का यही काम रह गया है कि वह हर समय यही तोलता जोखता रहे कि उसकी पत्नी उसे कितना चाहती है। मेरा तो यह दृष्टिकोण है कि गृहस्थ का जीवन उस समय अच्छा व्यतीत होता है जब पति अपना काम करे और पत्नी अपना। स्त्री का सौंदर्य और प्रेम यानी तिर्यातृत्र पुरुष की बुद्धि से परे की चीज है, किंतु स्त्री पुरुष के प्रेम के उतार चढ़ाव और उसके न्यूनाधिक अंतर को गंभीर दृष्टि से देखती रहती है। वह शब्दों के लहजे और छिपी हुई बात के अर्थ को झट अलग कर लेती है। इसका कारण केवल यह है कि जीवन के व्यापार में स्त्री की पूंजी लेकर केवल पुरुष का प्रेम है। यही उनके जीवन का एकमात्र सहारा है। यदि वह पुरुष की रुचि के वायु के प्रवाह को अपनी जीवन नैया के वितान से स्पर्श करने में सफल हो जाए तो विश्वस्तत नैया अभिप्राय के तट तक पहुंच जाती है। इसीलिए प्रेम का कल्पनायंत्र पुरुष के हृदय में नहीं, स्त्री के हृदय में लगाया गया है। प्रकृति ने पुरुष और स्त्री की रुचि में स्पष्ट रूप से अंतर रखा है, किंतु पाश्चात्य सभ्यता इस स्त्री पुरुष के अंतर को मिटा देने पर तुली हुई है। स्त्री पुरुष बनी जा रही है और पुरुष स्त्री पुरुष के चरित्र तथा उसके कार्यक्षेत्र को अपने जीवन की पूंजी और पुरुष स्त्रियोचित चरित्र तथा नारी कर्म क्षेत्र को अपने जीवन का आनंद समझने लगे हैं। इसलिए यह कठिन हो गया है कि विवाह के समय कोई यह कह सके कि वधू स्त्री है या स्त्रीनुमा स्त्री पुरुष। इसी प्रकार स्त्री अनुमान लगा सकती है कि जिसके पल्ले वह बंध रही है वह पुरुष है या पुरुषनुमा स्त्री, इसलिए कि अंतर केवल हृदय का है। पर क्या जाने कि पुरुष का हृदय मर्दाना है या जनाना। मैं बहुत देर से आपको शुष्क बातें सुना रहा हूँ, परंतु किसी सीमा तक क्षमा के योग्य भी हूँ। मैं अपनों से दूर निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मेरी दशा उस तमाशा देखने वाले दर्शक के समान है जो दूर से गृहस्थ जीवन का तमाशा देख रहा हो और वह उसके गुणों से लाभ उठाकर केवल उसके लिए कुछ सोच सकता हो। इसीलिए दाम्पत्य जीवन पर मेरे विचार अत्यंत गंभीर हैं। मैं अपने शिष्यों के सम्मुख तो वह विचार प्रकट कर नहीं सकता, इसी कारण आपके सामने प्रकट करके अपने हृदय को हल्का कर रहा हूँ। आप अवकाश के समय इन पर विचार करें। सारांश यह है कि यद्यपि गृहस्थ जीवन में प्रकट रूप में कोई कष्ट फणिभूषण को न था, समय पर भोजन मिल जाता, घर का प्रबंध सुचारू रूप से चल रहा था, किंतु फिर भी एक प्रकार की विकलता और अविश्वास उसके हृदय में समाया हुआ था और वह नहीं समझ पाता था कि वह है क्या। उसकी दशा उस बच्चे के समान थी जो रो रहा है और नहीं जानता कि उसके हृदय में कोई इच्छा है या नहीं। अपनी जीवन संगिनी के हृदय के स्नेहरिक्त स्थान को वह सुनहरे और मूल्यवान आभूषणों तथा इसी प्रकार के अन्य उपहारों से भर देना चाहता था। उसका चाचा दुर्गा मोहन दूसरी तरह का व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी के प्रेम को किसी भी मूल्य पर क्रय करने के पक्ष में न था और न ही वह प्रेम के विषय में चिड़चिड़े स्वभाव का था। फिर भी अपनी जीवन संगिनी के प्रेम की प्राप्ति के लिए भाग्यशाली था। जिस प्रकार एक सफल दुकानदार को कहीं तक बेलिहाज होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार एक सफल पति बनने के लिए पुरुष को कहीं तक कठोर स्वभाव बन जाना भी अति आवश्यक है। सानुरोध आपको मैं यह सीख देता हूँ। ठीक उसी समय गीदड़ों की चीख पुकार जंगल में सुनाई दी। ऐसा ज्ञान होता था कि या तो वे उस स्कूल के अध्यापक के दाम्पत्य जीवन के मनोविज्ञान पर घिनौना परिहास कर रहे हैं या फणिभूषण की कहानी के प्रवाह को कुछ क्षणों के लिए उस चीख पुकार से रोक देना चाहते हैं। फिर भी बहुत जल्दी वह चीख पुकार रुक गई और पहले से भी गहन अंधेरी और शून्यता वायुमंडल पर छा गई। किंतु स्कूल के अध्यापक ने पुनः कथा आरंभ की। सहसा फणिभूषण के बड़े व्यवसाय में शिक्षाप्रद अवंती दृष्टिगोचर हुई। यह क्यों हुआ, इसका उत्तर मेरी बुद्धि से परे है। संक्षिप्त में यह कि कुसुमय ने उसके लिए बाजार में साख रखना कठिन कर दिया। यदि किसी प्रकार कुछ दिनों के लिए वह एक बड़ी पूंजी प्राप्त करके मंडियों में फैला सकता तो संभव था कि बाजार से माल को न खरीदने के तूफान से बच निकलता, किंतु इतनी बड़ी रकम का तुरंत प्रबंध खाला का घर न था। स्थानीय साहूकारों से कर्ज मांगता तो अनेक प्रकार की अफवाहें फैल जाती और उसकी साख को असहनीय हानि पहुंचती। यदि पत्र व्यवहार से भुगतान का ढंग करता तो रुक्का या पर्चे के बिना संभव न था और इससे उसकी ख्याति को बहुत बड़ा आघात पहुंचने की संभावना थी। केवल एक युक्ति थी कि पत्नी के आभूषणों पर रुपया प्राप्त किया जाए और यह विचार उसके हृदय में दृढ़ हो गया।
फणिभूषण मणिमल्लिका के पास गया, परंतु वह ऐसा पति न था कि पत्नी से स्पष्ट और सबलता से कह सके। दुर्भाग्यवश उसे अपनी पत्नी से उतना घनिष्ठ प्रेम था जैसा कि उपन्यास के किसी नायक को नायिका से हो सकता है। सूर्य का आकर्षण पृथ्वी पर बहुत अधिक है, किंतु अधिक प्रभावशाली नहीं। यही दशा फणिभूषण के प्रेम की थी। उस प्रेम का मणिमल्लिका के हृदय पर कोई प्रभाव न था। किंतु मरता क्या न करता। आर्थिक कठिनाई की चर्चा, प्रोनोट, कर्जे का कागज, बाजार के उतार चढ़ाव की दशा, इन सब बातों को कंपित और अस्वाभाविक स्वर में फणिभूषण ने अपनी पत्नी को बताया। झूठे मान, असत्य विचार और भावावेश में साधारण सी समस्या जटिल बन गई। अस्पष्ट शब्दों में विषय की गंभीरता बताकर डरते डरते अभागे फणिभूषण ने कहा, तुम्हारे आभूषण। मणिमल्लिका ने न हाँ कही और ना और न उसके मुख से कुछ ज्ञात होता था। उस पर गहरा मौन छाया हुआ था। फणिभूषण के हृदय को गहरा आघात पहुंचा, किंतु उसने प्रकट न होने दिया। उसमें पुरुषों का सा वह साहस न था कि प्रत्येक वस्तु का वह प्रतिदिन निरीक्षण करता। उसके इनकार पर उसने किसी प्रकार की चिंता प्रदर्शित न की। वह ऐसे विचारों का व्यक्ति था कि प्रेम के जगत में शक्ति और आधिक्य से काम नहीं चल सकता। पत्नी की स्वीकृति के बिना वह आभूषणों को छूना भी पाप समझता था। इसलिए निराश होकर रुपए की प्राप्ति के लिए युक्तियां सोचकर कलकत्ता चला गया। पत्नी अपने पति को प्राय जानती है, उसकी नसन से परिचित होती है, पर पति अपनी पत्नी के चारित्र्य का इतना गंभीर अध्ययन नहीं कर सकता। यदि पति कुछ गंभीर व्यक्ति हो तो पत्नी के चरित्र के कुछ भाग उसकी तीक्ष्ण दृष्टि से बचाकर जान लेता है। संभवत यह सत्य है कि मणिमल्लिका ने फणिभूषण को अच्छी तरह न समझा। एक पाश्चात्य व्यक्ति का व्यक्तित्व मूर्ख स्त्री के अंधविश्वास जैसे जीवन और उसकी समझबूझ से प्राय ऊंचा होता है। वह स्वयं स्त्री की भांति एक रोमांचकारी व्यक्तित्व बनकर रह जाता है और इसी कारण पुरुष की उन दशाओं में से किसी में भी फणिभूषण को पूरी तरह सम्मिलित नहीं किया जा सकता। मूर्ख अंधा जंगली। मणिमल्लिका ने अपने बड़े सलाहकार मधुसूदन को बुलाया। यह दूर के रिश्ते से चचेरा भाई था और फणिभूषण के व्यापार में एक आसामी की देखरेख पर नियुक्त था। योग्यता के कारण नहीं, बल्कि रिश्तेदारी के जोर पर वह उस आसामी पर अधिकार जमाए हुए था। काम की चतुराई के कारण नहीं, बल्कि रिश्तेदारी की धौंस में हर माह वेतन से भी अधिक रकम ले उड़ता था। मणिमल्लिका ने सारी राम कहानी उसके सामने वर्णन की और अंत में पूछा, क्या करूं? नेक सलाह दो। मधु ने बुद्धिमत और दूरदर्शिता के ढंग से सिर हिलाकर कहा, मेरा माथा ठनकता है, इस मामले में कुशल दिखाई नहीं देती। सांसारिक बुद्धिहीन व्यक्तियों को हर कार्य में संदेह ही दिखाई दिया करता है, उनको किसी काम में कुशल नहीं दिखाई देती। फणिभूषण को रुपया तो मिलने से रहा, अंत में तुम्हें आभूषणों से भी हाथ धोने पड़ेंगे। सांसारिक समस्याओं और पुरुष तथा नारी के संबंध में जो मणिमल्लिका के अपने व्यक्तिगत विचार थे, उनके प्रकाश में मधु के निकाले हुए परिणाम का प्रथम भाग संभावित और दूसरा सत्य मालूम होता था। विश्वास उसके हृदय से जाता रहा था, संतान उसके थी ही नहीं। बाकी रहा पति, वह किसी गिनती में ही न था। अतः उसका संपूर्ण ध्यान अपने आभूषणों पर केंद्रित था। इन्हीं से उसके हृदय की प्रसन्नता थी, ये ही उसको संतान के समान प्रिय थे। संतान को मां से छीन लीजिए, फिर देखिए ममता की क्या दशा होती है। यही दशा मणिमल्लिका की थी। उसका यह विचार था कि उसके आभूषण पति के मंसूबों की भेंट हो जाएंगे। फिर मुझे क्या करना चाहिए? अभी मैके चली जाओ, सारे आभूषण वहां छोड़ आओ, चालाक मधु ने कहा। इस प्रकार उसकी हांडी को भी बघार लगता है। यदि सारे नहीं तो कुछ आभूषण मधु को अपने हत्थे चढ़ने की भी आशा थी। मणिमल्लिका उसी समय सहमत हो गई। बढ़ते हुए अंधकार से स्कूल के अध्यापक पर भी गंभीरता छा गई थी, किंतु कुछ क्षणों के पश्चात उसने फिर वर्णन आरंभ किया। झुटपुटे के समय, जबकि सावन की घटाएं आकाश पर डेरा जमाए हुए थी, वर्षा मूसलाधार हो रही थी, एक नौका ने रेतीली सीढ़ियों पर लंगर डाला। दूसरे दिन प्रात
घटाटो पंधेरे में मनीमलिका आई और एक मोटी चादर में सिर से पांव तक लिपटी हुई नौका पर सवार हो गई। मधु जो रात से उसी नौका में सोया हुआ था, उसकी आहट से जाग गया। आभूषणों की संदूकची मुझे दे दो ताकि सुरक्षित रख लूं। अभी ठहरो, जल्दी क्या है, चलो तो सही, आगे देखा जाएगा। नौका का लंगर उठा और वह फुंकारती हुई नदी की लहरों से जूझने लगी। मनीमलिका ने सारे आभूषण एक एक करके पहन लिए थे। संदूक में बंद करके ले जाना असुरक्षित मालूम होता था। मधु हक्का बक्का रह गया जब उसने देखा कि मनी के पास संदूकची नहीं है। उसको इसकी कल्पना भी न थी कि उसने आभूषणों को अपने प्राणों से लगा रखा है। चाहे मनीमलिका ने फणिभूषण को न समझा था, किंतु मधु के चरित्र का एक बहुत ही ठीक अंदाजा लगाया था। जाने से पहले मधु ने फणिभूषण के एक विश्वासी मुनीम को लिख भेजा था कि मैं मनीमलिका के साथ उसको मैके पहुंचाने जा रहा हूं। यह मुनीम दुनिया का अनुभवी और बड़ी आयु का था और फणिभूषण के पिता के समय से ही उसके साथ था। उसको मनीमलिका के जाने से बहुत चिंता और संदेह हुआ। उसने अपने मालिक को फौरन लिखा। वफादारी और खैरख्वाही ने उसे प्रेरणा दी और अपने पत्र में अपने मालिक को खूब खरी-खरी सुनाई। पति की लाज और दूरदर्शिता दोनों का यह अर्थ नहीं है कि पत्नी को इस प्रकार स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। मनीमलिका के हृदय के संदेह को फणिभूषण समझ गया। उसे अत्यंत दुख हुआ। खोए हुए मोती कहानी का पहला भाग समाप्त हुआ। मनीमलिका का क्या हुआ, क्या दोनों पति पत्नी फिर मिल पाए, जानने के लिए कहानी का दूसरा भाग अगले वीडियो में देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।